अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि लॉ गेट एक ऐसा टेस्ट है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स के लिए सर का दर्द बन चुका है और अक्सर स्टूडेंट्स जो है ये स्ट्रेटजी देख रहे होते हैं कि किस तरीके से हम इसको पास करें। तो हमारा आज का जो लेक्चर है ये आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी, कंप्लीट रोड मैप बताएगा कि किस तरीके से आपने लॉ गेट को पास करना है। सबसे पहले तो ये याद रखें कि जो अपकमिंग लॉ गेट है वो सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट सेकंड वीक में कंडक्ट होने जा रहा है 2024 के अंदर। अब करेंटली हमारे पास जो है इतना टाइम पीरियड है प्रिपरेशन के लिए, 1.5 माह। इस 1.5 माह के अंदर किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए कि आप लॉ गेट को क्रैक कर लें। डेट मीन्स कि आपको ये सोचना ना पड़े, आपको ये किसी को कहना ना पड़े कि अब हमसे लॉ गेट पास होगा ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे कि जिन्होंने 5 बार भी अटैम्प्ट दी होगी, जिन्होंने 6 बार भी अटैम्प्ट दी होगी और जिन्होंने 3 से 4 बार भी अटैम्प्ट दी होगी। तो जिन्होंने 4 से ज़्यादा बार अटैम्प्ट दिए हैं उनके लिए तो हम एक जो है स्पेशल ग्रुप रन कर रहे हैं करंटली, जिसको हमने गोल्डन बैच का नाम दिया है, जिसके अंदर प्रिपरेशन की जो टाइम पीरियड है डेली बेसिस पे 3 to 4 आवर्स है। यानी कि 3 से 4 घंटे आपने डेली बेसिस पे देने ही देने हैं। अगर 3 से 4 घंटे आप डेली बेसिस पे देते हैं तो ही आप लॉ गेट के लिए क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रीवियसली आप अगर 4 से ज़्यादा बार भी फेल हो चुके हैं, दैट मीन्स कि आपकी बेसिक नॉलेज लॉ की स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो खैर कहने का मकसद ये है कि इस 1.5 माह के अंदर हमने जो प्रिपरेशन करनी है, हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं लॉ गेट के? 10 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इस 10 सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके QSO से, CPC से और आपके क्रिमिनल लॉ से, और इसके अलावा आपके आ जाते हैं लीगल एथिक्स से। ठीक है, और फिर इससे हट के आ जाते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, और फिर आ जाता है आपका इंटरनेशनल लॉ, और फिर आ जाता है आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस, और फिर आ जाता है आपका जो है लीडिंग केसेस। मोस्टली जो फोकस्ड पोर्शन है लॉ गेट का वो आपका यहाँ से स्टार्ट होके और ये एंड होता है आपका यहाँ पर। इस पोर्शन की जो वेटेज हो जाती है वो हो जाती है 80%, और इस पोर्शन की जो वेटेज है यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके और इसके हैं 20%। तो बेहतर यही है कि आप इस पर ज़्यादा फोकस करें, इस पर कम फोकस करें। इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आपने इस सब्जेक्ट को छोड़ ही देना है, इंटरनेशनल लॉ को छोड़ देना है या फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस को छोड़ देना है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए हम जो है क्या करते हैं कि लास्ट डेज के अंदर मोस्टली जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही आपको रिवाइज करवाएंगे। खैर इन सब्जेक्ट्स पर किस तरीके से वर्कआउट करना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूं कि आपने पढ़ना किस तरीके से, आपने बैरक को अंडरस्टैंड किस तरीके से करना है, उसको मेमोराइज किस तरीके से करना है। फॉर सपोज कि हमारे पास जो है एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन आ गया या फिर हमारे पास कानून शहादत ऑर्डर आ गया। अब कानून शहादत ऑर्डर के अंदर हमारे पास आर्टिकल आ गया, फॉर सपोज आर्टिकल 7। सवाल किस नेचर के होंगे ये भी अभी डिस्कस करूंगा, और आपने इसको याद किस तरीके से करना ये भी समझाता हूँ। देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बैरक्ट। ठीक है, आपने बैरक्ट से ही पढ़ना है। आपने कहाँ से पढ़ना है? बैरक्ट से ही पढ़ना है। आपने हरगिज़ नोट्स गाइड्स यूज़ नहीं करनी। अब QSO के अंदर आर्टिकल 7 खोलें ज़रा। आर्टिकल 7 के अंदर कहता है नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस व्हेन ही कंसिडर्स दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफ़र बाय द डिस्क्लोजर। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से जनरेट हो सकते हैं ये ज़रा सोचें। यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो ये हो सकता है कि वो शैल बी का क्वेश्चन दे दे आपको कि यहाँ पर शैल बी आएगा, मे बी आएगा, क्या सवाल आएगा। सेकेंडली आपसे वो ये पूछ सकता है कि इस पूरे के पूरे बैरक की वर्डिंग को वो दे दे, और बैरक की वर्डिंग को देने के बाद आपको वो ये कह दे कि भाई अब इसमें जो वर्ड मिसिंग है वो है डिस्क्लोजर या डिस्क्लोज कम्युनिकेशंस। या कम्युनिकेशन को मिटा दे और आपको ऑप्शंस दे दे, कम्युनिकेशंस या फिर कॉन्फिडेंस या फिर जो है डिस्क्लोजर। अब आप कहते हैं कि यहाँ पर डिस्क्लोजर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डिस्क्लोजर आएगा नहीं। यहाँ पर क्या आ सकता है? कम्युनिकेशन। वो किस तरीके से पता चलेगा? कि कुछ आपके क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं आपके कॉमन सेंस पे। अगर आपने बैरक को पढ़ा होगा
अगर आपने इस आर्टिकल को समझा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, लेक्चर से प्रिपरेशन की होगी, मेरी क्लास अटेंड की होगी, मेरी या किसी की भी, ठीक है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए और आपकी डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग भी होगी। किस तरीके से? अब ये आर्टिकल, इस आर्टिकल के अंदर हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किए दो क्वेश्चंस। कौन कौन से दो क्वेश्चंस ड्रॉ किए? एक कर लिया शल्बी का, दूसरा हमने कर लिया कम्युनिकेशंस का। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है वो आ जाता है आर्टिकल 16 से बड़े सवाल आए थे, आते हैं, अक्सर आते हैं। अब आर्टिकल 16 के अंदर वर्डिंग क्या है? आर्टिकल 16 कहता है अकम्प्लिस के बारे में, ठीक है, अकम्प्लिस के बारे में कहता है। आर्टिकल 16 कहता है एन अकम्प्लिस शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। पहला सवाल क्या है? शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। फिर क्या कहता है कि अगेंस्ट एन अक्यूज पर्सन एक्सेप्ट, यानी कि इसकी एक्सेप्शन इस आर्टिकल के अंदर ही है। कह रहा है कि एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ हद। अब यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि आर्टिकल 16 डज नॉट अप्लाई टू डैश केसेस। फिर उसके अंदर ऑप्शन दे देगा क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, हुदूद केसेस या नन ऑफ दिस। तो ऑटोमेटिकली आपने आंसर किसको करना है? आपने आंसर करना होगा आपके आर्टिकल 16 का आंसर क्या होगा? हद, यानी कि हुदूद केसेस। फिर आगे और आते हैं, एंड अ कन्विक्शन इज नॉट इलीगल मेयरली बिकॉज इट प्रोसीड्स अपॉन द अनकॉरोबरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अक्यूज अकम्प्लिस। अब जो अनकॉरोबरेटेड है, यानी कि अनकॉरोबरेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो लास्ट वाली लाइन है, ये लास्ट वाली लाइन से भी सवाल आ सकता है। वर्ड यहाँ पर मिसिंग कर दे अनकॉरोबरेटेड का और आपको ऑप्शन दे दे अनकॉरोबरेटेड, कॉरोबरेटेड, ठीक है, या नॉट कॉरोबरेटेड या फिर नन ऑफ दिस। यानी कि एक आर्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चंस जनरेट किए जा सकते हैं। आप अपना भी माइंड यूज़ करें, ठीक है, किस तरीके से स्पून फिटिंग के आदी ना बने। अगर मैं आपको एक एक आर्टिकल डेली बेसिस क्लासेस पे पढ़ा रहा हूँ, डेट डज नॉट मीन कि आपको जो है खुद से पढ़ना ही नहीं है। मैं आपको डेली बेसिस पे जो डायरेक्ट वर्डिंग पढ़ा रहा होता हूँ, आपको डेली बेसिस पे जो एक एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, इसका मकसद क्या होता है कि आपको ला पढ़ना आ जाए, ठीक है। इसका हरगिज़ से मतलब नहीं है कि आप खुद से तकल्लुफ़ ना करें, आप खुद से पढ़ें ही ना। आपने खुद से भी बैरक को एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ना है। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन लॉ गेट को पास करने का है बैरक की स्मार्ट स्टडी। बैरक की स्मार्ट स्टडी किस तरीके से होगी? जैसे मैंने अभी वर्ड्स पढ़े बैरक के। अब आर्टिकल 17 को उठाते हैं। आर्टिकल 17 कहता है द कॉम्पिटेंस ऑफ एन पर्सन टू टेस्टिफाई एंड द नंबर ऑफ विटनेसेस। यानी कि इसने क्लियर कर दिया कि आर्टिकल 17 डील कर रहा है आपके किसके साथ? नंबर ऑफ विटनेसेस के साथ और कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस के साथ। रिक्वायर्ड इन ए डैश केस शल बी डिटरमाइन अकॉर्डिंग्स विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम। अब ये जो पहली लाइन है इसके अंदर आपसे वो क्वेश्चन कहाँ से दे सकता है? पहले वो आपको दे सकता है एनी का क्वेश्चन, यानी रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ, डेट मीन्स कि किसी भी लॉ पर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑप्शन में देगा एनी लॉ, या फिर दे देगा सिविल लॉ, या फिर दे देगा क्रिमिनल लॉ, या फिर दे देगा फैमिली लॉ। फैमिली लॉ पर तो एक्सेप्ट है ही नहीं, एडमिसिबल ही नहीं है क्यों से। लेकिन सिविल क्रिमिनल पे आपका माइंड जा सकता है कि शायद क्रिमिनल में है, सिविल में नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पर एनी केस है, तो आपने एनी पे टिक करना है। एनी के सवाल भी आते हैं, लास्ट टाइम भी 2 से 3 सवाल आए थे। इससे प्रीवियसली भी जो हमारे पास स्पेशल लॉ गेट था अगस्त का, उसके अंदर भी प्रीवियस ईयर के अंदर, तो उसके अंदर भी नियर अबाउट कोई 8 से 10 सवाल एनी के क्वेश्चन आए थे। तो ये एनी वर्ड हो गया, शल भी हो गया, मस्ट भी हो गया, मे भी हो गया। ये कब क्लियर होंगे? जब आप खुद से डायरेक्ट को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ेंगे। कुछ भी समझ में नहीं आता, आप मुझे वॉइस कर दें ग्रुप के अंदर, तो चलो मैंने चैट्स ऑफ की हुई हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, सेपरेटली भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे अक्सर स्टूडेंट जिनको वाकई में लगता है, मुझे लगता है कि वो इस बार क्रैक करेंगे, ठीक है, ट्रूली इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं वो क्वेश्चंस करते हैं मुझसे। लेकिन कुछ ग्रुप के अंदर ऐसे भी माशाल्लाह से हैं कि जो कि क्वेश्चंस तो दूर की बात, लेक्चर सुनने की तकल्लुफ़ भी नहीं करते। खैर, कहने का मकसद सिंपल इतना है कि आप पढ़ें ना पढ़ें, आपकी ज़ात के अलावा किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़ात को, इफ़ेक्ट पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी ज़ात को। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ रिलेटिंग टू द एनफोर्समेंट ऑफ हुदूद और एनी अदर स्पेशल लॉ। अब यहाँ पर भी ऑप्शन दे सकता है हुदूद का, सिविल का, क्रिमिनल का, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो अटेस्टेड बाय 2 मेन और 1 मेन एंड 2 फीमेल है, यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर स्टूडेंट्स। कि देखें इस चीज़ को क्लियर किस तरीके से करना आता है। 2 मेन, पहले तो वो क्लियर कर रहा है कि 2 मर्द, फिर कह रहा है कि और आगे आ गया और 1 मेन एंड 2 वुमेन, बीच में और का वर्ड है, बीच में एनी का वर्ड नहीं है, बीच में एंड का वर्ड नहीं है। क्लियर है?
तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते रहते हैं अक्सर। जो है क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से, जो आपका लॉगेट का सिलेबस है वहीं से आएंगे। आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस वो पूछता है जब भी तो वो लॉगेट के पर्टिकुलर सिलेबस से ही आपसे जनरेट करेगा क्वेश्चन। अंडरस्टैंड। उसके बाद और भी सब्जेक्ट्स हमारे पास सीआरपीसी है। अक्सर स्टूडेंट्स को क्रिमिनल लॉ के अंदर सीआरपीसी बड़ा मुश्किल लगता है, तो सीआरपीसी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने इसके भी क्या कर दिया, सेपरेट चैप्टर्स के लेक्चर्स जो है आपको इशू करना शुरू कर दिए, ताकि आप एक एक लेक्चर सुन के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, बाद में फिर बैरक को पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। दैट मीन्स कि आपकी दो काइंड्स की स्टडी चल रही है, एक जो है बैरक स्मार्ट स्टडी और एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी। कॉन्सेप्चुअल स्टडी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप क्लियर करेंगे, बैरक स्मार्ट स्टडी से जो कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं उसको आप हल करने की कोशिश करेंगे। खैर, सबसे पहला जो हमारा आज का फोकस पॉइंट है वो क्या है, बैरक। बैरक क्या होता है, बैरक को पढ़ना किस तरीके से चाहिए, बैरक को किस तरीके से हम गो थ्रू करें कि हम लॉगेट को पास कर सकें। देखें, एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास कोई भी बैरक हो, किसी भी किस्म का बैरक हो, बैरक का मतलब होता है महज कानून, यानी कि बिलफर्ज हमारे पास एक जो है बुक आ जाती है, कौन सी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की। अब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इतनी बड़ी किताब है। अब आप ये देखें, ये आमिर रज़ा साहब ने लिखी है इतनी बड़ी किताब, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बैरक नहीं है। फिर बैरक क्या है, अब यहाँ पर पीपीसी की बुक है, ये भी इतनी मोटी है, क्या ये बैरक है, ये भी हरगिज़ बैरक नहीं है। बैरक मीन्स महज कानून, जो कि आपका मुश्तमिल होता है सिर्फ और सिर्फ बैरक की वर्डिंग पर, सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर आर्टिकल्स, सेक्शंस, इलस्ट्रेशंस यही होती हैं, उसकी एक्सेप्शंस होती हैं। कमेंट्री, स्कोप वगैरह, एप्लीकेबिलिटी कुछ भी नहीं होती, डिटेल के अंदर कोई केस लॉज मौजूद नहीं होते। बैरक से ही आपका लॉगेट तैयार होता है, और बैरक के अंदर वही सिलेबस जो आपको ये मैंने बताया अभी, यही सिलेबस है जहाँ से आपके क्वेश्चन जनरेट होंगे। खैर, अब करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने इन सब्जेक्ट्स को, जो स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस नहीं ले पा रहे किसी भी रीज़न की वजह से, उनको फोकस पॉइंट बता दूं कि आपने क्या करना है, आपने इन सब्जेक्ट्स को लॉगेट पास करने से पहले आपने कम से कम 3 से 4 बार खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। जब खुद से पढ़ेंगे, कुछ चीज़ समझ भी नहीं आती, फिर मुझसे पूछ लेंगे सर इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, क्लास ले लें। जब भी हमारी रेगुलर क्लास होती है, मैं स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि क्लास अटेंड करने से पहले जो क्लास के अंदर डिस्कशन है वो आपने पहले खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। जब आप उसको खुद से पढ़ लें, उसको समझ लें, समझ में नहीं आता, फिर आप जब क्लास अटेंड करते हैं तो वो चीज़ आपको परमानेंटली मेमोराइज हो जाएगी। अक्सर स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन था कि सर क्यूएसओ पढ़ते हैं, सीपीसी भूल जाते हैं, दोनों पढ़ते हैं तो फिर ये भूल जाते हैं, ये पढ़ लेते हैं तो फिर ये भूल जाते हैं, इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ओनली एंड ओनली रिविजन ऑफ बैरक्स। सही है, नोट्स गाइड्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने जो है मनी को, टाइम को वेस्ट करेंगे और कुछ भी नहीं। इसके अलावा हमने क्या करना है, हमने जो है इस 1.5 माह के अंदर नियर अबाउट कोई 3 से 3 बार जो है इन सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करनी है। सेकेंडली ये कि जब आपने बैरक समझ लिए, जब आपने क्लासेस अटेंड करनी, फिर आगे हम आएंगे वेब जनरेटेड टेस्ट की तरफ। वेब जनरेटेड टेस्ट क्या होता है? वेब जनरेटेड टेस्ट मींस कि आपको ग्रुप के अंदर एक टेस्ट इशू किया जाएगा। उस टेस्ट को जब आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपको जो है बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप लॉगेट कर। लॉगेट किस तरीके से? डेट मीन्स कि उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो लॉगेट जैसे ही होंगे, मैंने खुद जनरेट किए हैं। और कभी कभार एक आध मिस्टेक हो जाती है, जो आप कह रहे थे कि सर मिस्टेक है उसमें, तो वो करेक्ट कर लूँगा मैं। खैर, कहने का मकसद क्या है कि उसके अंदर आपको टाइम भी बताया गया कि 20 मिनट के अंदर आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर आपने 20 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, डेट मीन्स के प्रेशर ऑफ टाइम आपको क्या कर रहा है, आपको जो है माइंड में प्रेशर डेवलप हो रहा है कि 20 मिनट के अंदर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके आगे फिर क्या होगा, उसके आगे जब आप उसको अटेम्प्ट कर देंगे तो आपको रिजल्ट भी शो होगा कि आपके कौन से सही थे, कौन से गलत थे। अंडरस्टैंड? क्लियर है ये चीज़? तो इस तरीके से आपकी वीकली बेसिस पे वेब जनरेटेड टेस्ट भी कंडक्ट होगा। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल कोरा है, या फिर जो ये कहते हैं कि सर हमारी एलएलबी रेगुलर बेसिस पे नहीं हुई, तो उसका वीकली बेसिस पे मैं वर्बल टेस्ट भी कंडक्ट करूँगा। क्या करूँगा? वर्बल टेस्ट भी कंडक्ट करूँगा, ताकि उसकी जो है कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो, सेकेंडली उसको जो है लॉ पर ग्रिप भी आ जाए। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से हमने क्या करना है, हमने इस पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें। जो हमारे साथ चलना चाहे वो हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकता है रेगुलर, और जो खुद से पढ़ना चाहे तो वो खुद से भी प्रिपरेशन कर सकता है। ठीक है, तो अपकमिंग लॉ गेट की तैयारी इस तरीके से आपने कर दी है। और लॉ गेट का जो सिलेबस है वो ओल्ड सिलेबस ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। सेकेंडली ये कि जो आपका लॉ गेट है ये अक्टूबर के मंथ के अंदर या फिर सितंबर के लास्ट वीक के अंदर कंडक्ट होने जा रहा है। सो आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू कि आप जितना हो सके इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करें, ताकि आपके 70-80 प्लस
जो है मार्क्स आ जाएँ। थैंक यू, दैट्स ऑल।